रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात की। इस मुलाकात में फ़लस्तीन और मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत की गई। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि अवाम दुश्मन बजट की मज़ाहमत आने वाले दिनों में करेंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि अमन व अमान तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत तैयारी कर रही है आने वाले दिनों में इस साल के बजट की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम सख्त टफ टाइम देंगे और चूंकि ये एक अवाम दुश्मन बजट है तो हम इस पे हुकूमत का मुकाबला करेंगे और इसकी मज़ाहमत भी करेंगे। नहीं, वो तो अपोजिशन का काम ही है। वो मतलब क्या तारीफ करेंगे इसकी कि बड़ा अच्छा बजट आ रहा है। उनका काम है, वो अपना काम करेंगे। हुकूमत जो है उसका काम है कि वो बजट पेश करे। लेकिन इसमें देखें, एक बात जो है ना वो सबको समझनी चाहिए। हुकूमत को भी बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा, वो भी अगर अपना जो बयानिया है उसको थोड़ा सा बेहतर करें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और अपोजिशन का जो बयानिया है वो तो रहेगा। अच्छा, अब बात यह है कि वो 1 करोड़ नौकरियां और वो पता नहीं इतने लाख घर, ये सारी बातें उस वक्त थी जब कोविड नहीं आया था। ठीक है ना? जब कोविड के बाद ये दुनिया तब्दील हुई है, तमाम दुनिया बंद है। ठीक है, आपस में एयरपोर्ट्स बंद हैं, लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। ख़ास तौर पे वो बिजनेसेस जो टूरिज्म से थे या जो एयरलाइंस थी या जो मतलब एक गैर यकीनी का माहौल है जी। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो बजाय वो उसको बात को बयान करें। मतलब अब ये वो नहीं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 1 करोड़ नौकरियां, ये नहीं कोई आप तसव्वुर कर सकता है इस वक्त जो लोग पिछला 1 साल खैरियत से गुजर गया पाकिस्तान में, और जो प्रोजेक्शंस थी या जो तवक्कुआत थी शुरू में, खदशात थे कि पता नहीं कोविड के नतीजे 1 साल खैरियत से गुजर गया। ये जो है अब भारत के अंदर मैंने कहा था, अब हम तो देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट हो रही हैं चीज़ें ऊपर नीचे। फिर ये उसके बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान फिर वो तनाज़ा खड़ा हो गया कि ये जो वायरस था इसकी तहकीकात करेंगे अमेरिकन ने कहा है, और ये चाइना से निकला था। चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल में हम अगर बताएं लोगों को, हुकूमत ये बात करे और अपोजिशन भी ये बात, देखिए ये ताने देने का वक्त नहीं है और हुकूमत का भी ये वक्त नहीं है कि वो कहें कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और ये करेंगे और घर बना देंगे 50। नहीं, इस वक्त हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए हैसियत कौम ये देखना है, जो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे हम बात कर सकते हैं, वो ये देखना है कि अल्लाह का एहसान है कि हम इस 1 साल में तो बुहरान से बड़ी हद तक निकल गए। इसमें देखें करप्शन स्कैंडल हुए, उसने बदमज़गी डाली, इसमें और बहुत सारी तलखियाँ हुई जिससे हम फ़ायदा उठा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे खारजा पॉलिसी में, अपने इंटरनल कोई रिफॉर्म्स कर सकते थे। वो टाइम सारा हमने ज़ाया किया, लेकिन जैसे तैसे करके वो 1 साल जो था वो गुजर गया खैरियत से पूरा, और 1 साल से भी ज़्यादा। तो अब उसमें यह है कि अब बजट जो है उसमें अब आज जैसे सेक्रेटरी ख़जाना को चेंज कर दिया है, तो मुझे नहीं पता कि आज सेक्रेटरी ख़जाना तो बजट से हफ्ता 10 दिन पहले उनको क्या बदलने की क्या ज़रूरत थी। तो शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने जो बातें की हैं, इस वक्त देखें एक बजट आएगा, उस बजट में जो 1200 अरब या पता नहीं कितने के टैक्स वैक्स डाल दें, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हम उसको नहीं करेंगे। अभी देखें, बजट ये होता है, बजट असल में बजट जो है ना वो एक अगले साल का आप एक तवक्को करते हैं कि ऐसे होगा। मतलब बजट में अभी बैठ के मैं भी कुछ बजट बना सकता हूं 2021 और 22 का। वो बजट ये होगा कि अगले साल इतने मुझे टैक्सों से आमदनी होगी, इतनी मुझे ज़राअत होगी, इतना ऐसे होगा, इतना यहां से आएगा, इतना यहां से जब आएगा तो उसके लगाते हैं एस्टिमेट अगले साल का है ना, तो इतना आ जाएगा। देखिए 2019 और 20 का बजट था, उसमें बीच में ये स्यापा कहां था कोविड का, ये तो बीच में आ गया था। तो मसला ये कि बजट तो आप बैठ के बना लेते हैं ना, अगले जैसे होता है कि महीने के शुरू में आप घर का बजट बना लिया, लेकिन वो बीच में कुछ और मसला आ गया तो बजट तो सारा ऊपर।
अब मसला है कि मैं यहां बैठ के पूरा बना सकता हूं, अगले साल इतनी आमदनी होगी इतना खर्चा होगा, इतनी आमदनी यहां से होगी इतना यहां से खर्चा होगा, इतनी आमदनी होगी इतना खर्चा। लेकिन गैर यकीनी इतनी है दुनिया में कि उसमें पता चला कि अचानक आपके इवेंट्स कैंसिल हो गए, खुदा ना खास्ता कोई और वाकया पेश आ गया। तो इसलिए हमें इस वक्त ये जो बात है ना कि बजट, अवाम दोस्त बजट, भाई मसला ये है कि इसमें बस ये टैक्सेस ना लगें। और जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा बात करेंगे आईएमएफ से, वो बात प्रॉपर कर लें जी। जो शौकत तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो बड़ा अच्छा है कि हम दोबारा आईएमएफ के साथ पुरानी शराइत पे नहीं, नई शराइत के ऊपर निगोशिएट करेंगे और अल्लाह खैर से अल्लाह। और उसके बाद ये कोशिश करेंगे आपकी इंडस्ट्रीज चलती रहे, मतलब मैं तो इतना ही, इंडस्ट्री चलती रहे आपकी। और क्योंकि बाहर के साथ आपकी भी सप्लाई चेन्स और ये कैसे खुलेंगे एयरपोर्ट्स और कैसे जाएगा, गैर यकीनी की सूरत हाल है। कई मुल्कों में फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, बंद होती जा रही हैं, खुल नहीं रही, बंद होती जा रही। अब इसमें गैर यकीनी के माहौल में एक बजट आ रहा है, उस बजट के अंदर जो है वो अगर अवाम के सरों पे मजीद टैक्सेस नहीं आते, लेकिन होता यह है कि फिर वो बजट शुरू में तो अच्छा आ जाता है, लेकिन फिर मैंने आपसे पहले भी बात की ना कि चूंकि सारा साल फिर एक गैर यकीनी की कैफियत है। ये 4-5 साल पहले वाले हालात तो नहीं है ना, वो दरमियान में तेल ऊपर चला गया, नीचे चला गया, कीमत बढ़ गई, मिनी बजट आ गए। तो ये अवाम दोस्त अवाम दुश्मनी, मेरे ख्याल से ये इससे हट के हमें इस वक्त एक ये देखना चाहिए कि बजाय इसके कि 1 करोड़ नई नौकरियों की बात करें, जो नौकरियां हैं लोगों के पास वो रह जाएं, अल्लाह करे। लेकिन ना बाहर की दुनिया में अभी तक गैर यकीनी के हालात हैं, मतलब ये बातें ऐसी ही अरब ममालिक में 4 लाख लोग मांग लिए, इस तरह की बातें बंद कर रहे हैं। वहां से क्या हालात हैं क्या हालात नहीं है, वहां पे अभी दुनिया बंद हो रही है। अभी इसको खोलेंगे जब मौसम गर्मा में ये खुलेगी 2-3 महीनों के बाद, जब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क देखेंगे कि वेरिएंट खत्म हो गया नहीं हुआ, वैक्सीनेशन कितनी हो गई, पासपोर्ट्स कोई मुल्क चाइना की एक्सेप्ट करेगा, कोई रशिया की एक्सेप्ट करेगा, कोई एस्ट्राजेनेका, तो मतलब उसके बाद फिर ये मामला आगे की तरफ चलेंगे जी। तो मैं तो बस ये कहता हूं कि ये ऐसे ही बातें हैं, ये बातें जो है ना, ये बातें ऐसे ही। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि खित्ते के हालात, और खित्ते के हालात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर, और मैं जब कहता हूं ना खित्ते के हालात पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, तो मैं कोई अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ये हमेशा से ये पाकिस्तान और इस खित्ते में, और इसमें आप अरब ममालिक भी ले लें, इसमें आप वस्ती एशिया को भी ले लें, इसमें आप इवन इंडिया को भी ले लें, इसमें आप बांग्ला, तमाम दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो आसपास के हालात तय कर रहे होते हैं कि वहां पर क्या होगा उस मुल्क में। और खासतौर पर पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ऐसे ही होता है, मतलब भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई तो बाद में पता चलता है क्यों गई, और उसके पब्लिक के सामने और चीजें होती हैं, तो पस मंजर में और कोई बड़े गेम्स भी तो होते हैं ना। या आपको पता चलता है कि ये मुशर्रफ साहब से क्या मसला हो गया था अमेरिकन को, ठीक है ना, उनको मसला हो गया था ना मुशर्रफ साहब, आखिर में जो मुशर्रफ साहब गए हैं तो कोई जमहूरियत और ये तो सामने चीजें चल रही थी ना, पीछे तो मसला मुशर्रफ साहब को अमेरिका से हो गया था। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, ये तो आप जो है वो सही हमारे साथ नहीं, जब तक इसके अंदर जमहूरियत नहीं डलेगी तो आप तो डबल हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं मुशर्रफ साहब को, तो जमहूरियत आ गई। देखिए ना सामने तो तहरीक चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पस मंजर में तो अमेरिकन नाराज हो गए थे और मुशर्रफ साहब भी आगे से उन्होंने भी जो है वो कुछ बातों में कह दिया था खुल के, और ये जनवरी में हो गया था। जनवरी में जब रंसफील्ड आए थे और यहाँ पे तनाज़ा खड़ा हुआ था जनवरी 2007 में। एनीवे लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि वो सिस्टम जो है फिर एक बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मामला क्वालिटी तरह हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सऊदी आ गए थे, नवाज शरीफ साहब को लाए, मतलब एक। अब मसला ये है कि अब भी खित्ते के वाकयात, और ये सिर्फ सिविलियंस के साथ नहीं होता, ये खित्ते के हालात जो हैं उसमें अजीब किस्म के वाकयात भी होते हैं। मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिविलियन गवर्नमेंट्स और ये ऊपर नहीं जो, उसमें तैयारी भी पड़ जाते हैं हवा के अंदर, ठीक है। जब यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जब विड्रॉल हो रहा होता है तो गुलाम इसाक खान साहब टीवी पे आके कहते हैं ना त्यारा पड़ गया जी। अच्छा, तो मसला ये है कि अब इस पूरे, और उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होती, हालांकि उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी होते हैं, लेकिन FBI की टीमें वापस चली जाती है, इंक्वायरी आज तक पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। तो बात यह है कि बहुत कुछ हो रहा है और बड़ा सीरियस काम हो रहा है, बड़ा संजीदा, दुनिया बड़े सीरियस इस वक्त मामला चल रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल
दाव पे लगा हुआ है। आगे दुनिया ने किस तरफ जाना है, आगे ब्लॉक्स कैसे बनने हैं, मईशत ने कैसे चलना है, बड़े फैसले कैसे होने हैं, और उसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं ना, ये मरीम नवाज साहबा ने कह दिया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ, ये ऐसे ही ये तो ट्रक की बत्तियां हैं। असल मामला जो मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे काबरीन, और यकीनन वो उनके जहन में है कि क्या मामलात बड़ी लार्जर पिक्चर में क्या क्या मामलात हैं रीजन के, वो उनके सामने यकीनन होंगे, लेकिन ये है कि वो प्रॉपरली बदकिस्मती के साथ वो हम इस वक्त अवाम की सतह पे उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं कि अरब दुनिया, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरू करें, मशरिक़ वस्ता से शुरू करें। यानी पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में हैं और यूरोप में हैं, ठीक है, और यूरोप आगे किस शक्ल में रहेगा ये अगले महीने डिसाइड होना है। नेटो की समिट अगले महीने, नेटो की समिट भी है जिसमें नेटो की ये फौरन बाद इसके जो अभी उसकी फाइनल डेट है ब्रसल्स में, लेकिन नेटो का सरबराही इजलास गालिबन हो रहा है जिसमें ये तय होगा, और उससे पहले ये प्रेसिडेंट बाइडेन और प्यूटिन की मुलाकात हो रही है जेनीवा में। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात आप देखें कि यहां पर हो क्या रहा है। अब जरा तसव्वुर, हमारा बहुत से हमारे जो हजारों या लाखों की तादाद में लोग हैं वो मशरिक़ वस्ता में काम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात को पे अगर हम नहीं लोग समझेंगे, लोग नहीं बात करेंगे, और बात करने का मतलब ये नहीं कि गालियां देने शुरू कर दें या उसके ऊपर आप कूद के अपनी, लेकिन उनको समझ तो, बुनियादी बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि यार ये इस तरह से हो रहा है और इसका ये असर होगा। अच्छा, अब यहाँ के आके वो इतने करोड़ों का हो गया, इतने अरबों हो गया, वो आके कह रहे हैं ऑपोजिशन वाली बात कर, नहीं। इस वक्त लोगों को थोड़ा सा आप जो है ना सुकून की अच्छी उनको रियलिस्टिक बात बताएं कि क्या हालात। मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात। देखिए, सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो अपना उन्होंने दौरा मुकम्मल किया है मशरिक़ वस्ता का। ठीक। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये इस कदर इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने दौरा तल अवीव से वो उसके बाद जो है वो यरूशलेम में जाके मगरिबी किनारे पे जो है वो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास साहब से मिले। उसके बाद वो गए कायरा, और काहिरा में जाके उन्होंने मुलाकात की जनरल सिसी से, और फिर उसके बाद उन्होंने जॉर्डन जाके मुलाकात की शाह अब्दुल्ला से, और फिर वो वापस चले गए अमेरिका। और अमेरिका वो चले गए जहां न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। अच्छा, मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है? देखिए, मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। मिडिल ईस्ट में यह हुआ कि पहली बात तो यह है कि इसराइल बहुत सारे मामलों पे खुश नहीं है जी। ठीक है, उनके साथ इसराइल खुश इसलिए नहीं है कि एक तो इसराइल भी खुश नहीं है और भी कुछ ममालिक खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने कह दिया कि यह सफारत खाना खुलेगा यरूशलेम के अंदर, फलस्तीनी, वो जो सफारत खाना है वो सिर्फ फलस्तीनियों के लिए। दूसरा, जो शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई उनकी उर्दन में, तो शाह अब्दुल्ला ने उनसे यकीन दहानी हासिल की कि ये हाशमी खानदान के अंडर ही रहेगा जो मस्जिद अल-अक्सा का पूरा जो वक्फ और इंतजाम, हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर बाकी अरब ममालिक और जॉर्डन के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई थी। और उसकी वजह ये थी कि अब्राहम एकॉर्ड कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि अब्राहम एकॉर्ड जब हो रहे थे तो उसमें यह भी था कि जो है वो जो मस्जिद अल-अक्सा का इंतजाम भी जो है वो दूसरे अरब हमारे बरादर ममालिक के पास चला जाए, तो वो उसके बाद जॉर्डन अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था। जॉर्डन सबसे पहले कर चुका है और जॉर्डन में बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनी भी हैं। जॉर्डन इस पूरे अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं था जी। इस पूरे अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा फलस्तीनी भी नहीं थे। लेकिन अब एक और गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक तो बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया फलस्तीनियों के लिए, और वो जो इमदाद कतर ने भी दे दी है, वो मिस्र ने भी दे दी है, और जाहिर है कि वो दूसरे अरब ममालिक सऊदी अरेबिया और यूएई भी देंगे, और सारे अरब ममालिक देंगे, यूरोप की तरफ से भी आएगी सबके। लेकिन इसमें जो अजब बात हुई है वो ये हुई है कि एक
मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं मिस्र के अंदर, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान। ठीक है, इसराइल इसमें मान गया है, लेकिन अब फलस्तीनियों से क्या मुराद है? फलस्तीनियों से मुराद यह है कि उसमें महमूद अब्बास को भी बुलाया गया है और हमास को अलग से दावत, हमास को अमेरिकन ने मान लिया है। तो उन्होंने कहा है कि हमास, यानी हमास का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा गजा से आएंगे लोग, गजा से फलस्तीनी, और मगरबी किनारे से महमूद अब्बास, मतलब मगरबी किनारे से एक वफ्द आएगा और एक वफ्द आएगा गजा से। नाम लेते हुए अभी तो मसला है ना कि नाम कैसे लें। तो एक दो डेलीगेशन आएंगे, इसराइल मान गया इसमें। यानी इसराइल जो देखे ना, हालात देखेंगे, इसराइल को मनवा दिया उन्होंने कि आप, तो दो डेलीगेशन आएंगे और मिस्र में इनकी मुलाकात होगी। अब मुझे बताएं, दो डेलीगेशन, एक गजा से आएगा और एक वहां से आएगा। अभी तक हमास की तरफ से बयान आया है कि हम पहली बात तो ये कि पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, जो कि बाहर से एड है वो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसके एड को लेने की कोशिश करें। दूसरा जो है वो ये है कि अब आप देखें ये किस कदर अगर आप मुझसे पूछें ना, एक खबर ही जो है ना वो काफी है। और इसमें जो है अल जजीरा कह रहा है, अब आप देखें, अच्छा अभी तक ये तय नहीं है कि महमूद अब्बास को बुलाने की नहीं बुलाना, अभी तक ये तय नहीं है। उधर महमूद अब्बास कह रहे हैं कि एक मिनट, अच्छा महमूद अब्बास साहब से वैसे भी वो थोड़ा सा बेजा, जो अल जजीरा देखें, ब्लिंकन क्लेम्स प्रोग्रेस इन एफर्ट टू बूस्ट इसराइल हमास ट्रस्ट। मतलब इसराइल हमास ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो आगे जो है वो उन्होंने ये फार्मूला डाल दिया है, और फार्मूला जो है वो एक अजीब सी बात है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ब्लिंकन का जो मिडिल ईस्ट का दौरा था, ब्लूमबर्ग कह रहा है वो जाहिर करता है कि ब्लिंकन का जहन कहीं और था, सेक्रेटरी ब्लिंकन का मतलब अचानक फोकस कहीं और था, वो मतलब कहीं और। बात भी सही है, वो ब्लिंकन तो चाइना की तरफ लगे हुए थे, वो तो कहीं और बेचारे लगे हुए थे, गरीब, उनको क्या पता ये, मतलब उनके फॉरेन पॉलिसी के जो पूरा पैरामीटर में कि मिडिल ईस्ट था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, अरबों के कहीं तस्वुर पे नहीं था कि फलस्तीनी नामी कौम कहीं इस कुर्रा अर्थ पे रहती है। वो अपने मुआहदे कर रहे थे, वो उधर वो लगे हुए थे। ठीक है, हमें कश्मीरी याद है वैसे। अच्छा, तो बात यह है कि उधर जो है वो सारे के सारे अपने ऊपर से लगे हुए थे, नीचे से ताड़ करके वो दिनवा फलस्तीनी उठे और फलस्तीनियों ने उसके बाद वो भड़का के रख दिया। अच्छा, और पूरी दुनिया में अगर कोई एक इस वक्त इशू चल रहा है तो वो पैलेस्टीन इशू चल रहा है। अच्छा, और अच्छा इसका आगे किसी ने क्या करना है कुछ नहीं पता। इंतहाई हमारे बरादर मुल्क है मिस्र, जनरल सीसी जो है वो जिबूती जा रहे हैं इसके बाद, वो अपना, क्योंकि उनको ये फील हुआ है कि हमारा इजिप्ट का रोल दोबारा रिवाइव हो गया। इजिप्ट ने अपने ताल्लुकात हमास के साथ रखे हुए थे जनरल सीसी ने, हालांकि जनरल सीसी को हमेशा ये अखवान की वजह से परेशानी रही है, लेकिन उन्होंने ताल्लुकात अपने रखे हुए थे हमास की वजह। हमास तभी यहां पर आए, हमास के लोग, और एक रोल प्ले किया उन्होंने इसमें। लेकिन कतर भी मौजूद है, टर्की भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है। तो अब ये कैसे रीसेट होगा, कैसे होगा, वो सारे के सारे अपनी पॉलिसी को फौरी तौर पे एक एक्सट्रीम पे जाने के बाद रिव्यू कर रहे हैं। इसका बराह रास्त क्या असर पाकिस्तान पे नहीं होगा। मतलब अब हम कभी सऊदी अरेबिया, टर्की, हम दरमियान में कहीं रुक के इसको कहते हैं ना कि पहले देखिए, एक तो ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी गालिबन इस वक्त कोई मुल्क नहीं बना सकता। मतलब मैं अगर पूछूं, अमेरिकन से बात होती है, अभी हम कॉन्फ्रेंस वगैरह जूम पे इधर उधर, अभी थोड़ी देर पहले भी, शो से पहले भी बात किसी जगह हो रही थी वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा सिंपली, जो उनके हमारे कोलीग्स हैं मीडिया के अमेरिका में, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि आपका गोल क्या है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो उस वक्त बनाएंगे ना वो आपको अपना मकसद, मतलब मकसद क्या है। हम जैसे होता है ना, किसी पूछते हैं कि आपका, मतलब मैं हुकूमत से पूछूं कि आपका क्या मकसद, मैं पूछूं कि आपका मकसद क्या है, आपका मकसद एहतसाब करना है, इस्लाहात करना है। ऑपोजिशन से पूछूं कि आपका मकसद इमरान खान साहब को गिराना है या उनके साथ चलना है, या क्या। पहले तो आपके सामने गोल होगा ना किसी के साथ। मैं अमेरिकन से पूछा आपका क्या मकसद है, आपका मकसद है कि आप चाइना से लड़ेंगे, तो खामोशी। उन्होंने कहा ऐसा है कि हम डीकपल करेंगे, मतलब मईशत अलग कर देंगे। मैंने कहा कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। सही। मैंने कहा हकीकत आपको फिर और क्या, चीन के अंदर बगावत करवा देंगे, मतलब चाइना है या ये ईरान का मोहम्मद मुसद्दिक है कि अंदर जो है वो
आप बगावत अब सारी की सारी उम्मीद लगी हुई कि आगे जाके रशिया और चाइना के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, क्योंकि रशिया के जो सर्बिया और वो जो उनका जो मशरकी हिस्सा है उस पर चाइना के साथ उनका तनाज़ा रहा है 2001 तक, तो कहते हैं कि शायद ये रशिया और चाइना एक साथ नहीं रहेंगे अब। लेकिन ये तो एक नहीं रहेंगे की बात हो रही है ना, मुस्तकबिल की बात, मुस्तकबिल की। तो मकसद ये है कि क्या क्या करना है। वो कहते हैं कि जी वो देखें अभी तो चाइना हमसे पीछे, बिल्कुल पीछे है। अच्छा, वो उसको अभी भी उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि हमारे पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनके पास एक है। ओ भाई, आपने कुछ नहीं सीखा, अपने झक मारी हो जिनके पास एक पत्ता भी नहीं था, वो उन्होंने आपसे वो जो है वो लड़ने के लिए पता नहीं तालिबान मुतालबात के मनवाली सरेंडर है। अफगानिस्तान में सरेंडर है भाई, वहां गजा में सरेंडर, अब लफ्ज इस्तेमाल सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल करें ना, आपका सरेंडर है, टोटल सरेंडर है। आप जो हैं वो इतने बड़े 12 एयरक्राफ्ट तो फलाना तो ये टेक्नोलॉजी तो वो टेक्नोलॉजी सारी की सारी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला ये है कि ये जो जंगें हो रही हैं, अब फौजों का इनखला तो हो रहा है मगर वो 17,000 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो है ना पीछे, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो उनका वो जाएंगे नहीं जाएंगे अफगानिस्तान से, क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये खित्ता, इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी मुल्क नहीं बना पा रहा। अगर क्लैरिटी है तो चाइना को है, चाइना को क्लैरिटी है इसमें। मैंने कहा ना वो बिल्कुल आराम सुकून के साथ वो ये अपने मतलब है कि वो इनको अमेरिकन को शायद कुछ अर्से के बाद समझ में आया कि वो डॉलर पूरी दुनिया में डॉलर्स क्यों खर्च कर रहे हैं, वो डॉलर अपने ज़खायर क्यों बर्न कर रहे हैं वो आपको पता है गोल्ड, इस बाद में बात करूंगा, पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं, वो हर जगह डॉलर खर्च कर रहे हैं। वो फ्यूचर में कहते हैं डॉलर होगा ही नहीं, जो डॉलर पड़े इसको निकालो और गोल्ड खरीद रहे हैं चाइना, ठीक है ना। और उसके बाद बिटकॉइन पे चले जाएंगे, वो बिटकॉइन तो नहीं, इस पे ब्लॉकचेन पे, और इस पे उनका वो अपने है, उनका अपना सिस्टम है सारा, वो जितना सोच रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगी फ्यूचर के अंदर? मतलब उन्होंने खत्म डॉलर करना है, वो सारा का सारा खेल ही यही है, उनकी करेंसी पर तो वो डॉलर पे पेमेंट कर रहे होंगे फ्यूचर के अंदर चाइनीज, ऐसा नहीं है। तो बात ये तो वो तो दुनिया चली गई ना कि डॉलर छापते जा रहे हैं छापते जा रहे हैं छापते दुनिया को इतने इतने अरब इतने अरब इतने अरब। तो वो तो आगे आने वाले दिनों में अंडरस्टैंड करना जरूरी है हमारे लिए भी, बाकी लोगों की भी। इतने अरब की सरमायाकारी आ रही है, चीन की इतने अरब की आ रही है, इतने, तो उसको कैसे फ्यूचर में चंद सालों के बाद हमने कैसे देखना है, दूसरी दुनिया जो बाकी मुल्कों ने कैसे देखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। खैर बहरहाल इस दौरान एक और वाकया हुआ जनाब मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो वाकया जो है वो मेरे नज़दीक तो उसकी अहमियत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो डेविड बार्निया जो नए मोसाद के चीफ हैं वो अपना ओहदा संभाल रहे हैं अगले 4-5 रोज में। अच्छा, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा नेतन्याहू के करीब नहीं है, मतलब नेतन्याहू पे ये प्रोफेशनल हैं, ठीक है। इनसे पहले जो यूसुफ कौन गए हैं या जो जा रहे हैं वो तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं नेतन्याहू के। ये हैं प्रोफेशनल आदमी जो कि मोसाद के अंदर जिन्होंने काम किया तवील से। और इनकी मैं अभी रशियन वो सॉरी उनके क्लासिफाइड पेपर्स हैं, पता नहीं हमारे पास वो है कि नहीं, मैं उसको हेब्रियो में वो है, मैं उसकी ये जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस हेरिटेज एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, तो उसकी रिपोर्ट ही हेब्रियो में है। मैं इसको भी कुछ इसको ज़ाहिर है कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके इसको मैंने पढ़ा थोड़ा सा, तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है इनकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो इसमें मोसाद के का थोड़ा सा उन्होंने अपनी हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है, लेकिन वो अभी और किसी लैंग्वेज में नहीं है, रिसेंट पेपर है ये। अच्छा, उसमें ये बात मुझे पता चली कि एक बात तो ये कि जो इनके नए मोसाद चीफ हैं जिनको दीदी कहा जाता है, ये जो हैं ये इन्होंने 1.5 साल तक इनिशियल तरबियत हासिल की मोसाद में, और उसके बाद वो ये जोमित में आ गए। अच्छा, जोमित एक उनका मोसाद के अंदर एक उनका सेक्शन है, एक अदारा है जो कि पूरी दुनिया में मोसाद आपको पता है इंटरनली उनका बताया था, इंटरनल तो शिनबित काम करती है, शिनबित या मिलिट्री इंटेलिजेंस जो अंदर है, मोसाद का तो एक दुनिया वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस हैं। तो ये इनकी जो ड्यूटी रही इस पूरे अरसे में, ये 96 से जब से ही हैं, तो इनकी जो ड्यूटी है वो रही जोमित के डिपार्टमेंट में, ठीक है, थ्रू आउट। और जोमित का जो डिपार्टमेंट है ये वो डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया में मोसाद के एजेंट्स को रिक्रूट करता है,
जो हायर करता है या जो एसेट्स को लाता है अपनी तरफ, सही। और फिर उनको हैंडल करता है कि जर्मनी में कौन है, इंडिया में कितने हैं, अंडर कवर, ओपन नहीं, अंडर कवर, खामोशी के साथ, यूरोप में कितने, अमेरिका में कितने हैं, इधर कितने, अरब मुल्कों में कितने। तो ये अंडर कवर जो एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनको रिक्रूट करते रहे कई साल तक, और उसके बाद उनको हैंडल भी करते रहे। सही, ठीक है, सही। अच्छा, और फिर कुछ अरसे के लिए ये एक और डिपार्टमेंट में आ गए जिसको कैशत कहते हैं। ठीक है, कैशत डिपार्टमेंट जो है उसमें ये रहे, और उसका काम होता है टारगेट्स को हिट करना, खामोशी के साथ टारगेट्स को हिट करना। अच्छा, और ज़ाहिर मुसाद जो है वो एसेसिनेशन, उनका एक एसेसिनेशंस के ऊपर भी इसमें बात हुई है, और लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि उनके एसेसिनेशंस के ऊपर ये भी कामयाब तरीन तो वही कहते हैं ना कि ये जो अभी हुआ था, मोहसिन एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो उनके वो सवाल यही है ना कि जैसे वो अबू जिहाद को ट्यूनिस में कर दिया, एसेसिनेट कर दिया अबू जिहाद को, तो क्या उसके नतीजे में इंतिफादा रुक गई? नहीं रुकी। इन्होंने जाके एसेसिनेट कर दिया कि भाई मार दिया, कत्ल कर दिया कि उसकी इंतिफादा रुक जाएगी। इंतिफादा तो नहीं रुकी पहली इंतिफादा। या ये है कि वो खालिद मिशाल को पॉइजन जो है वो दे दिया, वो एक गले पड़ गया। फेल ऑपरेशन भी तो ना, बड़े बड़े अजीब फेल, एंटीडोट, जनाब क्लिंटन आ गए बीच में, एंटीडोट दिया जा रहा है खालिद मिशाल को, ये सारा तो खप भी है। फिर इसी तरह से दुबई के होटल के अंदर आए तो वो तस्वीरें कैच हो गई, वो तस्वीरें तो काम। लेकिन जो हालिया दिनों में जो कामयाब तरीन ऑपरेशन है जो कि यहाँ पे हुआ है, मोहसिन फखरीजादे वाला जो ईरान में हुआ है, लेकिन इसमें तो एक तो ज़ाहिर मोसाद और हर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस से मतलब ये कि फोन पे बात नहीं करनी, मतलब किसी आपके पास कोई भी टेलीफोन, कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज, कैमरा, कोई मतलब आप बस खामोशी के साथ जो है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, और दूसरा साथ साथ जो है वो जिसको HUMINT ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमनिट भी कहते हैं, या फिर यह कि सिग्नल कि आप टेक्नोलॉजी से काम करें। इन्होंने दोनों को मिला के ये जो मोहसिन फखरीजादे का मर्डर हुआ था, आपने देखो, याद है वो गाड़ी आई और गाड़ी के ऊपर जो है वो बाहर से कंट्रोल हुई थी, 20 लोग दाखिल हुए, 20 लोगों की स्पाई टीम थी, उन्होंने हिट किया, वो उसके ऊपर मशीन गन्स लगी हुई थी, रिमोट से कहीं से कंट्रोल हो रहा था, वो गाड़ी भी फट गई उसके बाद। तो ये अब ये अच्छा, ये मैं वक्फे से पहले से बात करूं, मोसाद गायब हो जाएगी, मोसाद को ये बिल्कुल अंडरग्राउंड कर देंगे, बिलो द रडार। इनकी ये थोड़ा सा इनका कहना ये है, जो इन्होंने चार्ज संभालने से पहले भी बात की हुई है, इन्होंने कहा है कि मोसाद को इतना ज्यादा दुनिया में सामने लाने की जरूरत नहीं थी जितना पिछले दिनों में वो PR एक्सरसाइजेज होती रही। यूएसए कॉन के दौर में उसको PR लग रहा था, हर जगह नजर आ रही है, मोसाद के लोग साथ साथ जा रहे हैं, मोसाद की चीफ इधर पहुंच गए, मोसाद की चीफ उधर पहुंच गए। तो ये खामोशी के साथ मोसाद को अंडरग्राउंड, यानी अंडरग्राउंड से बिलो द रडार, और फिर उसके बाद ये अपने ऑपरेशंस करेंगे। ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में आपको नाम भी नजर नहीं आएगा मोसाद का, लेकिन मोसाद एक्टिव हो जाएगी पहले से बहुत ज्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना अमेरिका के मफाद में है, इससे क्या मुराद है उनका? वो खुद बताएंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तान किस तरह जुड़ सकता है और किस तरह जो है वो क्या मतलब साथ जाके कनाडा की तरफ पे बैठ जाएगा पाकिस्तान, क्या कैसे जुड़ेगा? बात यह है कि ये तो शाह जी खुद ही बताएंगे, लेकिन बात उनकी ठीक है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त वो अमेरिका के साथ जुड़े रहना पाकिस्तान के मफाद में, तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना अच्छा उनके मफाद में, ठीक है। अच्छा, नहीं वो तो जाहिर है कि बात तो मुनासिब है, अमेरिका तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों, पाकिस्तान भी नहीं अफोर्ड कर सकता उनके साथ ताल्लुकात हों, बड़ा बैलेंस बयान है। लेकिन उसके साथ साथ चलें, शाह जी ने बात छेड़ी दी है तो अब मैं दोबारा कहूँ कि एक दौरा कर लें गवादर का। वो चाइनीज एम्बेसडर की आज मुलाकात हुई, दिखाएंगे उन्होंने एक पार्टी को, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान जो उनका इजलास में इधर बुलाया है, उन्होंने दावतनामा दी है चीनी सफीर ने आज पाकिस्तान में एक सियासी जमात के सरबराह को जरा तस्वीर दिखाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, और थोड़ा सा देखिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये
इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैसेज भेजते हैं। ये देखें, ये अभी शाम की तस्वीर है, ठीक है ना, तो उन्होंने दावत दी है, तो मतलब बैलेंस करें ना, जाए ना गवादर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से हाँ, भी डेलीगेशन? जी जी, ये देखें ना, ये देखें, ये देखें। अच्छा, अब खैर बारह, नहीं ये से मुलाकात नहीं है, दावत दी है। अच्छा, हाँ, सियासी जमात के तौर पे ऑपोजिशन जमातों को कि आप वो चाइना जो 500 पार्टियां हैं, पता नहीं कितनी पार्टियां दुनिया भर में, उनके इजलास में शरीक हों। सही सही। हुकूमत को भी करेंगे वो, लेकिन बात यह है कि कोई मैसेजिंग, मतलब वो उनके कोई जहन में कुछ अगर है, हमें तो यहाँ ब्रीफिंग्स होती है ना, ऑफ द रिकॉर्ड में बात नहीं करना चाहते चाइनीज डिप्लोमेट से, वो सारे, तो कोई ऐसा इशू है जिसके बायस वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो जिनका टिल्ट जो है वो दूसरी किसी और पावर की तरफ नजर आता है। जी, इसी 2-3 साल से ये मामला चल रहा है। बहरहाल, अच्छा, लेकिन यकीनन इमरान खान साहब इसको बैलेंस करेंगे और अकाबरीन हमारे इसको बैलेंस करेंगे। मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका एक अब देखिए ना, दरमियान में ये अमेरिकन ढूंढ तो रहे हैं ना कोई जगह आसपास मिल जाए, तेजी के साथ इनखला हो रहा है, इनखला तेजी के साथ हो रहा है। और वो शायद ये वहां से उन्होंने कंधार को पहले छोड़ा, अब वो शायद बगराम को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तालिबान ने 2-3 कंडीशन, तालिबान जराए कह रहे हैं कि हम टर्की में बात करने को तैयार हैं। जो मगरबी मीडिया, मगरब के लोग, उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि 2-3 शराइत उन्होंने आयद की हुई हैं। पहली बात हुई कि 3 दिन से ज्यादा मीटिंग नहीं होगी। फिर बात अमेरिका क्लियर करे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं यहाँ पे, और हम अशरफ गनी के अंडर तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। सेक्रेटरी ब्लिंकन एक खत लिख चुके हैं पहले, आपको याद होगा, उन्होंने आने के बाद खत लिखा था कि कायम मकाम एक निगरान सेटअप आ जाए, निगरान सेटअप आइन बनाए, ये बनाए। अशरफ गनी ने कहा तैयार, हर चीज में राजी हूं, लेकिन मैं बनूंगा निगरान। उन्होंने तालिबान से सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो मसला ये है कि वो जगह छोड़ते जा रहे हैं और वहां पर तालिबान आते जा रहे हैं और लड़ाई नहीं हो रही, वो सरेंडर कर रहे हैं। अफगान फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं, सरेंडर करती जा रही हैं, और एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो छोटा छोटा कि आइंदा हम जाके, हमारी तौबा में आइंदा जाके अफगान फोर्सेस में लड़ेंगे। और वो जाते जा रहे हैं, और जो मुख्तलिफ गांव वगैरह हैं वहाँ पे उनके जो बुजुर्ग वगैरह बैठ के उनकी सेटिंग हो रही है, और वो सरेंडर करते जा रहे हैं अफगान फौजी। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में जो वाहिद सातवां समुद्री बेड़ा जो पाकिस्तान में हमेशा, हमें पता है कि जापान में खड़ा था, जो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से सबको पता है, वहां जो वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस रेगन, वो वहां से, रोनाल्ड रेगन, वो वहां से आ रहा है यहाँ पे मगरबी ये बहरा अरब के अंदर। सही। और यानी वहां अब कोई पैसे वो यहां पर आ रहे हैं इसलिए कि यहां से वो कह रहे हैं कि जी फौजों का इनखला होना है, तो वो फौरी तौर पे मूव हो रहा है वहां से। वो अकेला एक एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज और खड़े होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही खड़ा है जापान में, और वो है यूएसएस रोनाल्ड रेगन। दूसरा जो यूएसएस ये आइजनहावर खड़ा है, ये बिल्कुल बहर अरब के पास, ये भी खड़ा है, वो वहां से आ रहा है, ये यहां से कह रहे हैं मूव कर जाएगा और वापस चला जाएगा वर्जीनिया। ये पिछले चंद महीनों के दौरान ये दूसरी दफा है, इससे ज्यादा वो कहते हैं एक्सटेंड नहीं कर सकता खित्ते। लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, साथ ही ये हो रहा है कि उनका एक अखबार है, ये जिसको मैं अगर सही तरह से प्रोनाउंस करूं, ये इज़वेस्तिया जो है, ये न्यूज़पेपर है, और ये न्यूज़पेपर जो है ये ताजिकिस्तान और रशिया और ये मिला। वो जनाब कह रहे हैं हाइड बिहाइंड, ये आज का पेपर देखें, हाइड बिहाइंड वेबरा। अच्छा, वेबरा क्या चीज है? एयर डिफेंस विल बी स्ट्रेंथन्ड एट द रशियन मिलिट्री बेस इन ताजिकिस्तान। अच्छा, वो जो है वो ये कह रहे हैं कि जो मैन पैड उनके वेबरा, लेटेस्ट पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम वेबरा, उन्होंने ताजिकिस्तान में अपने ये पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है कि यहां पर कोई घुसने की कोशिश ना करे। अच्छा, और वो यानी रशियंस और चाइनीज, ठीक है, और यहां पर इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हुआ है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना ने बनाई है वो मईशत वाली है, जो CSTO है दिफा का सिस्टम वो रशियंस के पास है, बेसिस रशियंस के पास है, चाइना के पास बेसिस नहीं है, ठीक है। एक क्लेम करते हैं अमेरिकन के उनकी बेसिस में, बेसिस चाइना ने नहीं मतलब यहां पे रखी हुई सेंट्रल एशिया में, उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि आपस में कोई कटपट हो जाए तो कहीं रास्ता निकले। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ये काजाकिस्तान में जाके क्यों जी जिनपिंग ने अनाउंस किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनका इसका मतलब आगे फ्यूचर में लड़ाई होगी इनकी आपस में, फिर हम घुस जाएंगे बीच में। एक थ्योरी है, इंडिया भी यही बात करता है कि ये आपस में इकट्ठे नहीं रहेंगे, लेकिन वो दोनों इकट्ठे हैं अभी तक, चाइना और रशिया। ताने भी देते रहते हैं रशिया को, जूनियर पार्टनर हो तुम, क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, फलाना दिमाग, किसी ना लड़ाई हो जाए, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही।
पुतिन ने आज दोबारा उनका जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है चाइना के साथ, उसमें आज मैं जो बात करने जा रहा था वो ये कि इन्होंने बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करनी शुरू कर दी है रशिया ने। बड़ा ताजिकिस्तान में, किर्गिस्तान में, काजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, इन जगहों में ताजिकिस्तान जो सीटीओ के मेंबर है, और ये आपस में जो लड़ाई हुई थी ना आर्मेनिया अजरबैजान, तो वो दरमियान में नहीं आए थे, वो दोनों इस सीएसटीओ के मेंबर थे, वो दरमियान में नहीं आए थे रशियन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है, देखिए यहां पर मैं कोट कर रहा हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल को। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या रिपोर्ट कर रहा है कि देखिए ये खबर बहुत अजीब खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर दे रहा है कि F-35 की सेल यूएई को रोक दी गई है दोबारा। और यूएई को क्यों रोक दी गई है कि वहां पर यूएस स्पाई एजेंसीज ने हालिया दिनों में देखा है कि 2 जहाज चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी वाले वो लैंड हुए एक एयरपोर्ट पे यूएई के अंदर, और अनलोडेड क्राफ्ट्स ऑफ अनडिटरमिन्ड मटेरियल अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल्स हैव सीन द इंटेलिजेंस। ये क्या रौला है भाई? अब वो यूएई एक बहुत करीब है अमेरिका के, लेकिन यूएई ने अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं चाइना के साथ भी। अब जनाब ये सतह आ गई है कि जी हमने आपको F-35 तैयारे देने थे। इनके जो बड़े जबरदस्त एम्बेसडर है वहां पे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को डील करते रहे हैं तमाम दुनिया, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, आपकी भी हैं, बाकी हम ये नहीं कि टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो जहाज लैंड हुए हैं, हमारे इंटेलिजेंस यानी अपने इत्तेहादी मुल्क के ऊपर नजर रखी हुई है कि तुम्हारे जो 2 जहाज हमारे इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किए हैं कि तुम्हारे यहां लैंड हुए हैं, और हमें बताया नहीं कि चाइना के वो 2 जहाज आए थे। अब भाई एक मिनट हट जाओ, मतलब ये कि ये तो यानी कल को हमसे वो पूछेंगे, एक मिनट हट जाए कि आप तो हमारे साथ बड़े अच्छे थे, ये चाइना की सीपैक। मैंने आपसे कहा ना कि वो अब वो जगह आ रही हैं कि जहां पर पोजीशन लेनी है, या अगर बैलेंस भी रहना है। मैं इस बात पे नहीं, मेरा ज़हन नहीं मानता कि 2 पोल्स बनेंगे दुनिया में। ये दुनिया ज्यादा पोल्स, कुछ चीजें अमेरिका खुद मोहताज है चाइना का। डीकपलिंग कर दे, डीकपलिंग है ना, अलग कर दो, कोई चीज नहीं आएगी वहां से, कोई चीज यहां से नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मतलब है कि बात यह है कि उसको क्या नहीं, टिकटॉक पे बैन लगा दो, फ्लां कर दो, ये कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और चाइना जो है, मैंने पहली बात की ना, चाइना जो है, अच्छा पैंडा को एक बात कल मैंने कही थी ना कि वो ड्रैगन से पैंडा पे आ गए। पैंडा आपको देखने में बड़ा मासूम सा नजर आएगा, पैंडा को हाथ लगा उसके पास जाके देखें, वो टेडी बियर सा लगेगा, मासूम सा। पैंडा से मोहतात रहे। पैंडा जो है ना, ये देखने में ही पैंडा है, बस इसको करीब जाके ना वो टेडी बियर समझ के वो हड़प कर जाना, पूरा बदन ही हड़प कर जाता है। नहीं, दुनिया भर में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यूएई के ऊपर अब ये प्रेशर डाल दिया। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके साथ ही अफगानिस्तान से देखें जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी है ना खित्ते की, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, वो पाकिस्तान ने बतौर रियासत के तौर पर आपने बनानी है। और वो आज ये 2 या 10, वो अगले 10, 12, 15 साल तक हमने कैसे रहना है। फिर जयशंकर वहां पहुंच गए, मैं वक्फे में जाने से पहले बताऊं, जयशंकर वाशिंगटन पहुंच गए, उनकी मैकमास्टर के साथ जो पुराने एनएससी थे, एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे एलओसी पे सीज फायर तो हुआ है, लेकिन हमारे इश्यूज पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हैं, और टेररिज्म, फलाना ढिमाका, बातचीत अब वो ब्लिंकन से मिलेंगे और जैक सलिवन नहीं। भाई मसला ये है कि वो फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करके आ गए। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात हुई है, कश्मीर के मामले पर बात की वज़ीर आज़म साहब ने। अब क्या ये वक्त है कि फ़लस्तीन के बाद अब कश्मीर के लिए वाज़े तौर पर आवाज़ मुख्तलिफ ममालिक के पास सदारत जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की, तो दीदो अदिल फरशेरा वो पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, और वो बात भी कर रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर ही आवाज उठी, और इससे ज्यादा कोई ताकतवर आवाज नहीं थी जो फलस्तीन के लिए उठी। मसला यह है कि बाकी जो खित्ते के वाकयात हैं उनके बारे में हमें एक फौरी तौर पे एक बतौर कौम, देखिए ना, ये मोदी ने झूठ बोलता रहा ना अपने लोगों से, कितना झूठ बोला। चाइना से जमीन एक चवन्नी बराबर जमीन नहीं दी, चाइना डिसएंगेज हो रहा है, नहीं होगा चाइना डिसएंगेज नहीं। वो चाइना के वो शी जिनपिंग का जो
जहन है उसमें यहां से वो क्या पीछे हटेंगे। एक इतनी सी ढेला बराबर जमीन नहीं दी उन्होंने वापस इंडिया को। डिसंगेज हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं, किधर गए वो राउंड? अब क्यों नहीं हो रहे चाइना के साथ? अब कहां गए वो कोर कमांडर के राउंड? फलाना नहीं देगा चाइना। और बात यह है कि नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा ताइवान को, उनकी पॉलिसी रेड लाइन है। इशू यह है कि यहां पर आप लोगों को चूंकि एतमाद में नहीं लिया जी। अब जनाब इंडिया के अंदर एक अजीब रौला रप्पा पड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर वो जयशंकर जो है वहां पे पहुंच के वो जाहिर खुल के बात करेंगे। जैक सलिवन से भी उनकी मीटिंग है, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मीटिंग है, और एक ओवरऑल एहसास है कि शायद अमेरिका ने नहीं उस तरह सपोर्ट किया जिस तरह अमेरिका को करना। क्या किया यहां पे नेतन्याहू के साथ, अरब इत्तेहादियों के साथ, अफगानिस्तान, बाकी तो छोड़ दें अफगानिस्तान। इशू ये है कि वो हर हाल में उन्होंने चाइना से लड़ना, कैसे लड़ना है ये बताने से कासे ने, क्या जंग करनी है। एयरक्राफ्ट हमारे पास 12 हैं, उनके पास 2 हैं। ओ भाईजान, वो ये एयरक्राफ्ट ये कैरियर्स के ऊपर लड़ाई होगी क्या? ये तो लड़ाई किसी और कोई और, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर और ये और वो सारा, ये अभी तक जो कुछ हुआ है तो क्या चाइना की कोई लड़ाई होगी? चाइना एक पावर बन के मर्ज हो गया तो पेंडा दिखा दिखा के तो खामोशी के साथ। अब मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान ने जो बजट वाली बात आ गई ना दोबारा, इस बजट को सुकून के साथ उतना ही रियलिस्टिक रहे हम, हकीकत पसंद हो बतौर कौम। कोई 1,10 करोड़ वो उस वक्त होता था, अब मुमकिन नहीं है। अब यह है कि हम हुकूमत ये बताए कि हम खैरियत से यहां पे निकले, हमने आगे हम बैलेंस करके हमने पॉलिसी बनानी है। कश्मीर एक इशू है, ये अगर कश्मीर से हटके फिर और क्या है, मतलब फिर प्रायोरिटी क्या है? अब देखिए ना, अफगानिस्तान से कैसे विड्रॉल होगा? पाकिस्तान अमन चैन सुकून की बात चाह रहा है, क्या बाकी लोग भी जा रहे हैं? क्या बाकी खित्ता भी चाह रहा है? बाकी हमारी इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है उनके साथ? हम जो बात कर रहे हैं वो पब्लिक के सामने क्या हम एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे इतनी छोटी सी, या अपने लोगों को बताएंगे कि भाई हमारे क्या मामला तय पा रहे हैं दुनिया के साथ? तो लोग इस वक्त वो अफवाहें, फिर सोशल मीडिया ये हो गया, फलां हो गया। आज मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, हमारे इंतहाई जाती ताल्लुकात में, वो कहते हैं कि हमने 2001 में बता दिया था अमेरिका के साथ। कब बताया था? 2001 में कि बेसिकली दिए। क्या बात करते हैं? ये तो उस वक्त पता चला था जब वो ड्रोन जो है वो बाद में वो तो 6-7 के अंदर पता चला था। बेसिस की बात तो सामने, और ये को लिखा हुआ मुआहदा है भी नहीं कोई ऐसा। और वो मैंने कल भी बात की थी ना कि वो मुआहदे के वो हालात ही कुछ और थे, वो हालात कुछ और थे, वो आज की दुनिया में नहीं है। उस वक्त रशिया कुछ और था, उस वक्त चाइना कुछ और था। अब आपने जो भी टर्म्स किसी के साथ अरसर नौ तय करनी है ना अमेरिका के साथ, हमें ये नहीं पता यूरोप क्या है, यूरोप ईयू में कितने मुल्क रहेंगे। भाई यूरोप तो बना था उनके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कुछ मुल्क उधर थे। नेटो होगी कि नहीं? नेटो तो बनी थी इनके खिलाफ, अपना सोवियत यूनियन के खिलाफ, फड्डा पड़ गया चाइना के साथ। अब आपने बनानी क्वाड, और साथ ही नेटो में बहुत सारे मुल्क हैं वो कह रहे हैं भाईजान 1 मिनट रह जाओ, अब ये नेटो में हम आप यहाँ मिसाइल क्यों रख के बैठे हैं पोलैंड के अंदर रशिया की तरफ मुंह करके। तो बात यह है कि वो तो अब दुनिया तब्दील हो रही है, नए मुआहदे करने हैं, नए आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, नई बात आपने करनी है। इसमें इकोनॉमी को भी देखना है, इसमें आपने अपने नई नस्ल को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे, मतलब बहुत सारे मामला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।